नमस्कार, आज की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और भोपाल से बड़ी खबर से बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, जहां सौरभ शर्मा जांच एजेंसीज के लिए अब चुनौती बन चुका है। 27 दिन बाद भी सौरभ की गिरफ्तारी न होना निश्चित रूप से सवाल तो उठना बनता ही है। लोकायुक्त, आईटी, ईडी मामले की जांच कर रही है। हाईकोर्ट में सौरभ जमानत याचिका भी लगा सकता है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। जिला कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और सौरभ के दुबई में होने की आशंका है। जांच एजेंसीज ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था सौरभ के खिलाफ। अब जानकारी ये मिल रही है कि सौरभ जो लगातार जांच एजेंसीज के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि जिसकी 27 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई, अब हाईकोर्ट में याचिका लगा सकता है। और अब देखना होगा कि हाईकोर्ट में याचिका लगाने पर क्या आधार सौरभ की तरफ से प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि सौरभ शर्मा के खिलाफ जो बरामदगी हुई है, चाहे वो आईटी के द्वारा की गई हो, ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई हो, या फिर लोकायुक्त जिन्होंने इस पूरी जांच पड़ताल की शुरुआत की थी और सोने का जखीरा, चांदी के भंडार, कैश के ढेर बरामद किए थे। प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, न जाने और क्या क्या यहां से अब तक बरामद हो चुका है। ऐसे में सौरभ के खिलाफ केस मजबूत है, लेकिन अब हाईकोर्ट में जमानत याचिका सौरभ लगा सकता है। और ग्वालियर में हॉरर किलिंग का एक मामला सामने आया, जहां पर पिता ने बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल 18 जनवरी को बेटी की शादी होने वाली थी। ये शादी जो घर वालों ने तय की थी, लड़की यहां शादी नहीं करना चाहती थी, वो किसी अन्य लड़के से शादी करना चाहती थी। और उसका जो वीडियो सामने आया उसमें ये बताया कि कई बार समझाने के बाद भी ना तो परिजन माने उस लड़के से शादी करने के लिए, और ना ही लड़की राजी थी उस लड़के से शादी करने के लिए जो उनके परिवार ने खोजा था। पिता ने और भतीजे ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी। दरअसल पिता महेश गुर्जर और भतीजा राहुल, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया, घर के अंदर विवाह के दौरान ये गोली मारी गई। आरोपी पिता को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया, जबकि अभी उस शख्स का भतीजा फरार है। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे हमारे रिलेशन को 6 साल हो गए हैं। पहले मेरे घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी थी, बट फिर मना कर दी, और वो मेरे को डेली मारते भी हैं, मारने की धमकी भी देते हैं। और जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका नाम भीखम मावी है, विक्की। वो पिनाट आगरा का रहने वाला है, और अगर मुझे कुछ हुआ या मैं मरी तो उसके जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे, क्योंकि वो मेरे को डेली प्रेशर करते हैं किसी और से शादी करने के, बट मैं नहीं कर सकती। सुशील हमारे सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। सुशील, ये वीडियो सामने आने के बाद जानकारी ये भी मिली कि पुलिस उनके घर गई थी समझाइश के लिए, और वीडियो सामने आने के बाद परिवार को भी काफ़ी बड़ा झटका लगा था कि बेटी इस तरह के आरोप लगा रही है। बिल्कुल, देखिए, ये जो लड़की है इसकी शादी तय कर दी थी घर वालों ने 18 जनवरी को, यानी 3 दिन बाद इसकी शादी होने वाली थी। और इसी के सिलसिले में सारे कार्ड्स बंट चुके थे शादी के रिश्तेदारों में। इसके अलावा घर में कुछ मेहमान भी आ चुके थे। लेकिन करीब 2 दिन पहले इस लड़की ने एक वीडियो अपना बनाया था, जिसमें उसने आगरा निवासी लड़के से प्रेम का इजहार करते हुए ये कहा था कि उससे शादी करना चाहती, उसी के साथ रहना चाहती, लेकिन घर वाले दूसरी जगह शादी करने के लिए उसे परेशान कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं, और उसको आशंका है कि घर वाले उसे गोली मार सकते हैं, क्योंकि इस तरह की शिकायतें, धमकियां लगातार दी जा रही थी परिवार वालों की तरफ से। तो इस घटना के बाद पुलिस के पास जब ये वीडियो पहुंचा तो पुलिस उसको समझाइश देने के लिए, घर वालों को समझाइश देने के लिए पहुंची थी। लेकिन उसी दौरान बात बिगड़ी और परिवार के लोग, यानी लड़की के पिता और उनका भतीजा, दोनों लड़की को लेकर यहाँ से कमरे के अंदर गए समझाइश देने के बहाने, और उसके बाद अंदर ले जाकर उन्होंने उसे गोली मार दी। गोली मारने के बाद जो भतीजा है राहुल, वो तो फरार हो गया था, लेकिन जो पिता थे उसे पुलिस ने तत्काल जो है तत्परता से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा घटनाक्रम है ऑनर किलिंग का। और लड़की की जो शादी उन्होंने तय की थी परिवार वालों ने, भिंड निवासी एक लड़के से की थी जो अच्छी सरकारी नौकरी वाला था। घर वाले लगातार इसे लड़की को प्रयास कर रहे थे समझाने का, लेकिन ये मानी नहीं।
उसके बावजूद भी घर वालों ने पूरी तैयारियां कर ली थी शादी करने की और कार्ड बढ़ चुके थे। शादी की तैयारी 18 जनवरी को होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही जब ये लड़की का वीडियो सामने आ गया और ये जब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, रिश्तेदारों में वायरल हो गया, तो फिर उसके पिता नाराज़ हो गए और इसी बात को लेकर जब आशंका लड़की की तरफ से थी तो पुलिस भी तत्काल पहुंची थी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो घर वालों ने उसे अंदर ले जाकर गोली मार दिया। पुलिस जो है दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है और आज लड़की का पीएम कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ऑनर किलिंग का एक गंभीर और बड़ा मामला है ये। स्वाभाविक है। तो आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर सुशील आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बात मौसम की, जहां मध्य प्रदेश में बारिश, कोहरे और सर्दी का ट्रिपल अटैक जारी है। दरअसल मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी किया। 34 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है और अगले 2 दिन के लिए यह अलर्ट जारी किया गया। 6 जिलों में घना कोहरा बना रहेगा, इसकी आशंका जताई जा रही है, जबकि सतना, रीवा, मैहर, मऊगंज में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। सीधी और सिंगरौली में धुंध का अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग की तरफ से 34 जिलों के लिए बारिश की संभावना जताई गई है। और इस बारिश के बाद और ठंड बढ़ेगी, ठिठुरन और परेशान करेगी। ऐसे में सतना, रीवा, मैहर, मऊगंज जो कोहरे की चपेट में है, विजिबिलिटी लो होने की वजह से आवागमन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 6 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने 34 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है और अगले 2 दिन के लिए ये अलर्ट और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 6 जिलों में इस वक्त घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जिसमें कि ग्वालियर भी एक ज़िला है। और मध्य प्रदेश में ये सर्दी का ट्रिपल अटैक, टेम्परेचर का टॉर्चर लगातार जारी है और ये कुछ और दिन इसी तरह से बना रह सकता है, क्योंकि अभी बारिश और होगी, ये कोहरा और इसी तरह से विजिबिलिटी को कम करेगा और आवागमन में परेशानी होगी। सर्दी का ये ट्रिपल अटैक इस वक्त जारी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील कौशिक ग्वालियर से, अमित जायसवाल खंडवा से और शैलेंद्र कौरव नर्मदापुरम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, आपसे शुरुआत करेंगे। अभी चूंकि इस वक्त आपके आसपास भी जो जगह दिखाई दे रही है धुंध है और लोग भी काफी कम निकल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में अगर मौसम की बात करें तो एक बार मौसम ने फिर करवट ली है और देर रात से ही पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में कोहरा छाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त विजिबिलिटी 7 बजे के करीब 20 मीटर से भी कम रही और अभी आप देखिए 8 बजे के बाद का वक्त है, लेकिन अभी भी सड़कों पर विजिबिलिटी आपको 50 मीटर से ज़्यादा नज़र नहीं आएगी और वाहनों को भी जो है लाइट जलाकर चलाना पड़ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो रात भर से कोहरा था, कोहरे के अलावा कोहरे के साथ जो हल्की हल्की पानी की बूंदें भी गिर रही है, उससे मौसम पूरा ग्वालियर चंबल अंचल में ठंडा हो गया है। और इसी की वजह से मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले समय में ये जो मौसम है इसी तरह का बना रहेगा और बारिश की भी संभावना जताई है। बारिश अगर होती है तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही मध्य प्रदेश के जिन जिन इलाकों में संभावना है बारिश की, उसके बाद मौसम कहीं ना कहीं और भी ठंडा होगा। लेकिन ये शीत लहर है, आप देखिए सुबह के वक्त निकलने वाले लोग भी कुछ निकले हैं, इनसे भी कोशिश करेंगे कि किस तरह के क्या हालात है। भैया आज किस तरह का मौसम है सर? आज तो मौसम बिल्कुल बदल गया है, रोज से काफ़ी ज़्यादा ठंड है आज और काफ़ी मौसम में भी गर्माहट, मतलब ठंड ज़्यादा है। पानी भी बरस रहा है, पानी भी ओस पानी में बदल के गिर रही है, ऐसा लग रहा है। कल से मतलब पिछले 2-3 दिन में टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री डाउन हुआ है और बारिश होने की उम्मीद है। कोहरा ज्यादा है आज। आप देखिए लगातार जो मौसम बदला है उसके हिसाब से कोहरा है और अब बारिश की भी संभावना है। तो यानी आने वाले समय में ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही मध्य प्रदेश के वो जिले जहां बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, ठंड भी बढ़ेगी, इसके अलावा मौसम का असर भी इसी तरह का बरकरार रहेगा। बिल्कुल। और खंडवा चलते हैं, अमित जायसवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, चूंकि मौसम में सर्दी का ट्रिपल अटैक है, एक तरफ कोहरा, फिर बारिश का अलर्ट और ठंड तो सता ही रही है, अभी खंडवा में क्या स्थिति है फिलहाल? जी बिल्कुल आशीष, अगर खंडवा की बात करें तो बीते 3 दिनों से लगातार घना कोहरा छा रहा है और सर्द हवाएं चलने से तापमान में भी गिरावट आई है। 3 डिग्री के आसपास करीब जो है तापमान में गिरावट आई है। 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है और सर्दी का अटैक तो है ही है और कोहरा आज भी छाया हुआ है।
हालांकि 2 दिन के मुकाबले आज कोहरा थोड़ा कम है, लेकिन विजिबिलिटी फिर भी लोगों को थोड़ी सी सता रही है। उसके अलावा आज बारिश की आशंका भी व्यक्त की गई है। तो ट्रिपल अटैक की जो बात हम कर रहे हैं वो खंडवा और आसपास के जो जिले हैं वहां ये आशंका जाहिर की गई है कि आज बारिश भी हो सकती है, और अगर बारिश हुई तो फसलों के लिए तो ये स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन जो अटैक है सर्दी का वो यहाँ बढ़ने की संभावना है। लोग फिलहाल कम नजर आ रहे हैं, जो जरूरी काम है वही सुबह जल्दी निकलते हैं, लेकिन जो इसको हेल्दी सीजन कहा जाता है, ऐसे में जो लोग स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं वो जरूर बाहर निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, और अलग अलग तरह से जो है इस मौसम के मुफीद जो है, सेहत के मुफीद जो है मौसम माना जाता है, उस मौसम में अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल, स्वास्थ्य लाभ लेना भी ज़रूरी है। शैलेंद्र, चूंकि स्थिति आपके आसपास अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही है, कोहरा नहीं है, लेकिन क्या ठंड असर दिखा रही है? जी, यदि नर्मदा क्षेत्र के मौसम की बात की जाए तो फिलहाल कोहरा कम है। कल और परसों की तुलना में कोहरे में काफी कमी है, लेकिन शीतलहर का जो प्रभाव है वो लगातार बना हुआ है। कल मकर संक्रांति थी, कल दिन भर जो लहरें हैं वो काफी तेजी से चली, और अभी भी हवाएं चल रही हैं जो मौसम में ठंडक बनाए रखे हुए हैं, दिनचर्या भी प्रभावित कर रही है। इसके अलावा यदि बात की जाए मावठे की बारिश की, तो मौसम विभाग द्वारा संभावना जताई गई है कि मावठा गिर सकता है। 2 बार बारिश हो चुकी है। गेहूं की फसल के लिए तो साफ तौर पर ये मावठे की बारिश फायदेमंद है, लेकिन चना भी बड़ी मात्रा में बोया जाता है इस क्षेत्र में, चने के लिए ये नुकसानदायक साबित होने जा रही है। वहीं यदि बात की जाए इस ठंड की, तो लगातार जो शीतलहर का प्रभाव बना हुआ है समूचे नर्मदा क्षेत्र में, और बारिश की संभावना बनी हुई है, तो ठंड और बढ़ेगी, और लोगों की जो ठंड को लेकर के समस्याएं वो और बढ़ने की संभावना लगातार बनी हुई है। तापमान तकरीबन 11 से 12 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन शीतलहर के कारण ठंड का असर जो है ठिठुरन वो कम होने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल, अब बारिश होती है शैलेंद्र, तो देखना होगा कि आगे क्या और स्थिति बनती है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया अमित, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते आगे, अब बात करेंगे जिलाध्यक्षों की आई एक और लिस्ट के बारे में, जहां मध्य प्रदेश बीजेपी के जिलाध्यक्षों की एक और सूची जारी की गई है, जिसमें रामकिशोर कावरे बालाघाट के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि रानी पटेल कुशवाहा जिलाध्यक्ष बनाई गई हैं सागर ग्रामीण क्षेत्र की। तो हीरा सिंह श्याम अनूपपुर जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, और रघुवीर शरण को भी जिम्मेदारी दी गई है। और इस बीच जो जानकारी मिल रही है, रघुवीर शरण कुशवाहा को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, और सागर के जिलाध्यक्ष रहेंगे रामकिशोर कावरे, बालाघाट जिलाध्यक्ष रहेंगे। और बीजेपी के एक और लिस्ट सामने आने के बाद दमोह की जिम्मेदारी श्याम शिवहरे को दी गई है, तो सागर के श्याम तिवारी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, और चमरू नेताम को डिंडोरी की जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष के तौर पर दी गई है। शाजापुर की जिम्मेदारी रवि पांडे संभालेंगे, तो सुंदर शाह सिंगरौली जिले की कमान संभालेंगे, जबकि दीपक टंडन सोनी कटनी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये वो लिस्ट है, ये वो नाम है जो इस लिस्ट में सामने आए। इससे पहले एक और लिस्ट आई थी बीजेपी की जिलाध्यक्षों की, और रानी पटेल सागर ग्रामीण की जिलाध्यक्ष बनाई गई हैं। तो महिलाओं की भी भागीदारी यहां पर दिखाई दे रही है, और बीजेपी के जिलाध्यक्षों की एक और सूची जारी हो चुकी है। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, एक और लिस्ट बीजेपी के जिलाध्यक्षों की, और किन किन को क्या क्या जिम्मेदारी यहां पर दी गई है, और अभी क्या है डिटेल्स अपने पास? अगली लिस्ट कब तक आने की संभावना है? जिलाध्यक्षों के जो बाकी के नाम है वो भी घोषित हो जाएंगे। करीब 32 नाम अब तक घोषित हो चुके हैं, 3 चरणों में ये नाम घोषित किए गए हैं। कल भी करीब 1 दर्जन जो जिलाध्यक्ष हैं वो घोषित किए गए, और अब करीब 30 नाम बाकी हैं जिनकी घोषणा होनी है, और उनको लेकर भी लगातार जो मशक्कत का दौर चल रहा था, तमाम क्षेत्रीय सियासी जातीय समीकरणों को साधने की बीजेपी कोशिश कर रही थी, वो भी अब अपने अंतिम दौर में है। आला कमान की मुहर लगते ही वो सूची भी सामने आ जाएगी। संगठनात्मक चुनाव बीजेपी ने जरूर कराए, दावा बीजेपी ने जरूर किया कि हम देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक दल हैं, लेकिन जितने बड़े दावे रहे उतनी ही बड़ी बीजेपी के सामने चुनौतियां भी रही, क्योंकि हमने देखा कि जो जिलाध्यक्ष 5-6 तारीख तक घोषित हो जाने चाहिए थे, आज वो 15 तारीख तक भी पूरी तरह से घोषित नहीं हो पाए हैं, बल्कि आधे ही घोषित हो पाए हैं। और इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने पूरा दमखम लगाया है कि उनके जो करीबी लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनको अलग अलग जिलों की कमान दी जाए, क्योंकि
बीजेपी इस समय सत्ता में है और बीजेपी में वैसे भी जो संगठनात्मक पद होते हैं, खासतौर पर अगर आप जिला अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद की बात करें तो वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में कार्यकर्ता, नेता, दावेदार से लेकर तमाम दिग्गज तक पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और इन सबसे समन्वय बनाने में समय लगा, इसलिए इस पूरे प्रोसेस में देरी हुई और अभी भी आधे जिलाध्यक्ष जो है वो घोषित होना बाकी हैं। ये माना जा रहा है कि आज देर शाम तक इनकी भी घोषणा जो है वो हो जाएगी। आशीष, बिल्कुल नजर आप बनाए रखिएगा वासु। लिस्ट जारी होने के बाद फिर डिटेल लेने के लिए लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मुंगेली में चाकू मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। दरअसल मधुकू में पुन्नी मेले में चले लाठी चाकू मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया। चाकूबाजी में एक शख्स की मौत हो गई बताया जा रहा है। नशे में धुत लोगों के बीच विवाद हुआ था और इस विवाद में पहले लाठियां चली और फिर चाकूबाजी तक बात आ पहुंची। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस पूरे विवाद के दौरान की आपको दिखाएं तो ये देखिए किस तरह से दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। पहले डंडों से हमला किया गया, लाठी चलाई गई, उसके बाद चाकू से मारकर घायल कर दिया गया। जिसमें अब डिटेल्स के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत शर्मा। प्रशांत, कब का है और कहां का ये पूरा विवाद है और अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इसमें? जी, मैं बता दूं कि ये पूरा मामला जो है सरगांव थाना क्षेत्र के मटकूद्वीप मेले का है, जहां पुन्नी मेले का आयोजन किया गया था, जहां जो नशे में धुत युवक थे उनके बीच में आपसी मारपीट हुई और मारपीट देखते ही देखते दो गुटों में मारपीट में बदल गया। और जिस तरह की जांच में निकल कर सामने आए हैं, ये पता है कि एक युवक है करण यादव, जिसकी इस घटना में मौत हुई थी। जिस तरह वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह लाठी डंडे बेल्ट से एक दूसरे पर लोग वार कर रहे हैं। वहीं अभी जिस तरह जानकारी निकल कर सामने आई है, 5 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया, जिसमें 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। वहीं दूसरा पक्ष जो है वो बलौदाबाजार जिले का है, तो वहाँ भी बताया जा रहा है कि 1-2 जो घायल हैं उनका इलाज वहाँ जारी है, जिसके बाद वहाँ 0 में मामला दर्ज किया जाएगा, ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह घटना हुई है, लोगों में, ग्रामीणों में दहशत है। वहीं किरना गांव का रहने वाला युवक है जो सरगांव थाना क्षेत्र का है, तो युवक के मौत के बाद से गांव में लगातार तनाव की स्थिति थी, जहां पुलिस मौके पर पहुंची थी, ग्रामीणों को समझाइश दी थी और जहां कार्रवाई होने के बाद लोगों में थोड़ा सा बिल्कुल भय का माहौल भी है। और अब क्या कुछ आगे स्थिति रहेगी, प्रशांत डिटेल लेने के लिए लौटेंगे। फिलहाल प्रशांत से संपर्क टूट गया। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अंबिकापुर में घर के सामने खड़ी एक स्कूटी में भयानक आग लग गई और आग लगने से स्कूटी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। स्कूटी में आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का सा माहौल यहां पर हो गया और आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबिकापुर से, जहां पर आगजनी की ये दुर्घटना सामने आई। एक स्कूटी में आग लगी, अचानक कैसे आग लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कार जल्दी हटाइए। और मैहर में लोडिंग वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी और इस टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति नीचे गिर गए और लोडिंग वाहन बाइक को घसीटता हुआ काफी दूर तक अपने साथ ले गया। और इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा है। लोग भी उसे इशारा कर रहे हैं कि बाइक फंसी हुई है, लेकिन वो रुकने के बजाय और गति से वाहन को भगाए चला जा रहा है। मुकुंदपुर चौकी क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां मैहर में लोडिंग गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी और काफी दूर तक घसीटा। और गनीमत ये रही कि इस बाइक के साथ लोगों को उसने नहीं घसीटा, अन्यथा उन्हें भी काफी चोट आ सकती थी और उनकी जान भी जा सकती थी। हादसे का ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें लोडिंग वाहन चालक बाइक को साथ में घसीटता हुआ लेता जा रहा है। और रायपुर में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया, जहां पर इस हादसे का भी सीसीटीवी वीडियो सामने आया। दरअसल एक कार ने एक बैटरी रिक्शा को टक्कर मार दी और पास ही खड़ी एक महिला उस बैटरी रिक्शा की चपेट में आ गई और उसे काफी चोट आई। आपको बता दें कि महिला गंभीर रूप से घायल थी, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई। अब देखिए किस तरह से बैटरी रिक्शा चालक जो अचानक से कार के आगे आ गया और कार रुकते रुकते भी उस बैटरी रिक्शा से टकरा गई। तो अगली खबर बलौदाबाजार से, जहां नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की
धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल नौकरी लगाने के नाम पर युवक से 6,30,000 रुपए ऐंठ लिए गए और पैसे लेने के बाद आरोपी ने एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी थमा दिया। कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को इसके संबंध में गिरफ्तार भी किया। बलौदा बाजार से पूरा मामला सामने आया। इस तरह के रोजगार देने वाले ठगों से सावधान रहें, अपने विवेक और अपने पौरुष पर भरोसा करें और नौकरी तलाशें। इस तरह के ठगों से सावधान रहें। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।